सभी छात्र छात्राओं का प्रेम भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई। आज अपन चर्चा कर रहे जा रहे हैं आपके रणथंभौर के चौहानों के बारे में भाई। तो ये आपकी रिपीट रिवीजन क्लास है जिसके अंदर आपको कुछ ही देर के अंदर रणथंभौर के संपूर्ण चौहानों के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा भाई। तो अपन चर्चा करें, आपके शुरुआत करें रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो आपके रणथंभौर के बारे में देखें तो अपन रणथंभौर दुर्ग को समझे तो आपके रणथंभौर जो नगर है वो बसा हुआ है पहाड़ी के ऊपर भाई। और जो आपके रणथंभौर का किला है वो थंब या स्तंभ की पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। और रणथंभौर के जो दुर्ग है उसका जो निर्माण है वो आपके रणथान देव चौहान के द्वारा करवाया गया था। ये जो किला है वो आपके अंडाकार आकृति के अंदर बना हुआ है। इस रणथंभौर दुर्ग का या रणथंभौर का जो प्राचीन नाम था वो आपके रणस्तंभपुर था। क्या नाम था? रणस्तंभपुर इसका प्राचीन नाम था, रंतपुर कह सकते हैं। उपनाम की बात करें तो इसे चित्तौड़ का छोटा भाई कहा जाता है। इसे हमीर की आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। इसके अंदर आपके जोगी महल है, सुपारी महल है, पुष्पक महल है, हमीर महल है, रंग देवी का महल है और आपके पद्मला महल है आदि महल इसके अंदर स्थित हैं। इसमें नौ लखा अंधेरी दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा आदि इसके अंदर स्थित हैं। इसी दुर्ग के अंदर आपके गुप्त गंगा स्थित है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, शिव मंदिर स्थित है, पद्मला तालाब है और आपके रानी हिड तालाब इसमें स्थित है। अधूरी छतरी या सौपन छतरी है। इसके अलावा इसमें 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। और ये दुर्ग आपका दूर से देखने पर शिवलिंग पर रखे बेलपत्र या बेलपत्र के सम्मान दिखाई पड़ता है। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग भाई। अब रणथंभौर दुर्ग है तो यहाँ देखें आपके जो नदी जाती है उसका नाम है आपके बनास नदी। और इस बनास नदी से रणथंभौर की ओर बढ़ने पर बीच रास्ते में किला और मिलता है जिसका नाम है जाहिन, जाही या चाइन। और वर्तमान में इसे छाण का किला कहा जाता है। इस किले को आपके रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है क्योंकि जब भी दिल्ली की ओर से कोई आक्रमणकारी यदि रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आता था तो उसे आपके दो समस्या या दो बाधाओं को पार करना पड़ता था। पहली बाधा उसके लिए बनास नदी होती थी, दूसरी बाधा उसके लिए जाहिन दुर्ग होता था। बनास नदी पार करने के बाद उस आक्रमणकारी को जाहिन के प्रबंधक, प्रशासक, रक्षक से लड़ना पड़ता था। और यदि इससे लड़कर वो आगे बढ़ता है तो ही वो रणथंभौर जीत सकता है, रणथंभौर पर हमला कर सकता है भाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये रणथंभौर के किले का एक छोटा सा परिचय था भाई। आपको इतना समझाना था कि कोई भी आक्रमणकारी इधर से आएगा तो पहले उसे यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करें, अगला है आपके रणथंभौर का प्राचीन नाम। तो रणथंभौर का प्राचीन नाम है आपके रंतपुर या रण, आपके रणस्तंभपुर। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 के अंदर की गई थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज के द्वारा की गई थी जीवड़ो। दूसरी बात करें मेरे लाडलो तो आपके रणथंभौर में चौहानों का शासन रहा है वो 1184 से ले वो सॉरी 1194 से लेकर आपके 1301 ईस्वी तक रहा है। लगभग यहाँ पर चौहानों ने 107 वर्षों तक क्या किया है? शासन किया है। चौहान वंश के यहाँ पर 7 राजाओं ने रणथंभौर पर क्या किया था? शासन किया था भाई। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बात करें, आपके पहले शासक हैं गोविंदराज, दूसरे शासक थे वल्लन देव या वल्लन देव या वालन देव, तीसरे शासक थे आपके प्रहलादन देव, चौथे शासक हैं आपके वीर नारायण और पांचवे हैं आपके वाघभट्ट, छठवें हैं आपके जयत्र सिंह या जयसिम्बा और सातवें हैं आपके हमीर देव चौहान भाई। कौन है? हमीर देव चौहान है। यहाँ पर अपन बात करें आपके गोविंदराज तो ये अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था? पुत्र था। और इस गोविंद राज ने 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल के समय रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोविंद राज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान के शासन के समय की थी? तो वो थे आपके कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक भाई। यहाँ बात करें रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक आदि पुरुष है वो कहा जाता है किसको? आपके गोविंद राज को। गोविंद राज ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन रहकर रणथंभौर में शासन किया था।
गोविंद राज मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के क्या रहा, अधीन रहा। और इनके अधीन रहकर इन्होंने शासन किया। किसने? गोविंद राज। गोविंद राज है वो रणथंभौर के चौहानों का पहला राजा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखे भाई। अगले पॉइंट पर बात करें आपके वल्लन देव, और वल्लन देव के शासन काल में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। रणथंभौर पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है, और दिल्ली का प्रथम सुल्तान है कौन? इल्तुतमिश। यह रणथंभौर को जीतने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। तो रणथंभौर पर आक्रमण करने वाला भी पहला सुल्तान इल्तुतमिश, और रणथंभौर को जीतने वाला भी पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है भाई। इसके बाद में अपन चर्चा करें आपके वीर नारायण। तो वीर नारायण की बात करें तो यह रणथंभौर का प्रथम प्रतापी शासक था। यह रणथंभौर का प्रथम शासक था जिसको दिल्ली के सुल्तानों के साथ सफलतम मुकाबला करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या अवसर प्राप्त हुआ। अर्थात आपके वीर नारायण ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को रणथंभौर में पराजित किया, लेकिन इल्तुतमिश ने धोखे से इनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये इल्तुतमिश के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को रणभूमि में क्या हो गए? प्राप्त हो गए भाई। दूसरा अपन अगले पॉइंट पर बात करें तो आपके वाघभट आ गए। वाघभट का शासन काल में जो रजिया सुल्तान थी दिल्ली की, उसके द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेनापति भेजा गया जिसका नाम था आपके मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को भेजा गया। और आपके वाघभट ने रजिया सुल्तान के सेनापति और उसकी सेना को पराजित करके रणथंभौर से क्या कर दिया? वापस भगा दिया भाई। अगली चर्चा देखें तो आपके जैत्र सिंह या जयसंबा, इसकी रानी है हीरा दे। पुत्र का नाम आपके सुल्तान है वीरम देव है, और हमीर देव चौहान है। इसने रणथंभौर पर पूरे 32 वर्षों तक क्या किया है? शासन किया है। और इसने अपने जीवन काल में ही अपने योग्य पुत्र हमीर देव चौहान को रणथंभौर का शासक बना दिया। हमीर का रणथंभौर के राजा के रूप में राज्य अभिषेक करवा दिया। किसने? आपके जैत्र सिंह या जयसिम्हा ने भाई। अगली बात करें तो आपके रणथंभौर के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं, और ये शासक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवड़ों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और हमीर देव चौहान हैं, ये रणथंभौर के शासक रहे 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक ये रणथंभौर के शासक रहे। हमीर देव चौहान के पिता का नाम जैत्र सिंह या जयसिम्बा था। वहीं बात करें तो हमीर देव चौहान की माता है, उनका नाम हीरा देवी था। क्या नाम था? हीरा देवी। रानी का नाम रंग देवी है। पुत्री है उनका नाम देवल दे या पद्मला दे है। घोड़ा ना है उसका नाम बादल है। पुस्तक है इनकी श्रृंगार हार भाई। कौन सी है? श्रृंगार हार। गुरु का नाम राघव देव है। राज पुरोहित विश्वरूप, दरबारी विद्वान बीजादित्य या बीजादित्य, और सेनापति हैं वो धर्म सिंह और भीम सिंह। इनके साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति थे आपके रणमल व रतिपाल। कौन थे भाई? रणमल व रतिपाल। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो आपके राज्य अभिषेक हुआ था 1282 रणथंभौर के अंदर। इस समय दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। यानी जब हमीर देव चौहान का राज्य अभिषेक हुआ उस समय जीवड़ो दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। वहीं बात करें इनके समकालीन दिल्ली के प्रमुख सुल्तान तो पहला गयासुद्दीन बलबन है, दूसरा कैकुबा, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी, और चौथे हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी भाई। उपनाम या उपाधि की बात करें तो इन्हें 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इनको आपके शरणागत भी कहा जाता है, और शरणागत रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इनको हटी राजा कहा जाता है, हटीला राजा भी कहते हैं, और वचनबद्ध शासक के नाम से भी हमीर देव चौहान को जाना जाता है। यही अपन बात करें तो आपके इनकी जानकारी देने वाले जो प्रमुख सोर्स हैं उनमें आपके पहला है हमीर महाकाव्य, लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। दूसरा है हमीर रासो, लेखक है सारंगधर। तो तीसरा है हमीर रासो, ये हमीर रासो, एक हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है और एक हमीर रासो जोधराज ने लिखा है भाई, ये ध्यान रखना। इसके अलावा है हमीर हट, ये लिखा है चंद्रशेखर ने, और एक हमीर हट है वो लिखा है आपके कवि गवाल ने भाई। हमीर बंदन अमृत कैलाश के द्वारा और हमीरायण भाड़ू व्यास के द्वारा।
तो ये आदि आपके ग्रंथ हैं जो हमीर देव चौहान के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। हमीर देव चौहान हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे भाई, जिनमें 16 युद्ध इन्होंने क्या किए हैं, जीते हैं। कितने युद्ध? 16 युद्ध इन्होंने जीते हैं। अंतिम युद्ध में अपने सेनापति रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण ये अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। हमीर देव चौहान ने शासक बनने के बाद दिग्विजय की नीति का क्या किया था, पालन किया। इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई और हमीर देव चौहान ने दिग्विजय की नीति का पालन करते हुए इन्होंने भीमरस के शासक अर्जुन देव, धार के शासक भोज परमार सेकंड और चित्तौड़ या मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह, वहीं सिरोही के शासक प्रताप सिंह, वहीं आपके जालोर के शासक सामंत सिंह सोनगरा आदि को इन्होंने पराजित किया। तथा इसके अलावा इन्होंने काठियावाड़, विजयनगर, पालनपुर, डूंगरपुर, पुष्कर आदि क्षेत्रों को जीता और इन क्षेत्रों को जीतकर ये पुष्कर होते हुए वापस कहाँ पहुंचे, रणथंभौर पहुंचे। कौन? हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान ने इन सब राजाओं को परास्त करके मध्य भारत के अंदर या यूं कह दो राजपूताना क्षेत्र के अंदर अपनी जो धाक है वो जमा दी। शक्तिशाली राजा बन बैठे। कौन? हमीर देव चौहान भाई। यहां बात करें तो हमीर देव चौहान ने मांडलगढ़ से भी आपके क्या वसूला था, खिराज वसूला। और फिर इस जीत की खुशी के अंदर आपके इन्होंने रणथंभौर में कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसके पुरोहित जीवड़ो विश्वरूप रहा। कौन रहा? विश्वरूप रहा भाई। और इसी दौरान इन्होंने आपके कौन सा मौन व्रत भी धारण किया। ये रणथंभौर के सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक रहे। कौन? हमीर देव चौहान भाई। कौन रहे? हमीर देव चौहान। यहां बात करें तो आपके अमीर खुसरो के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी है, उसने रणथंभौर पर 2 बार असफल आक्रमण किया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। ये बात कह रहा है अमीर खुसरो भाई। अमीर खुसरो के अनुसार बात करें तो आपके जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर जो पहला आक्रमण था, प्रथम आक्रमण, वो 1290-91 के अंदर, और आपके सिंगल आ जाए तो 1291 कर दियो भाई। अब देखो आपके ये नदी है और इस नदी का नाम आपके बनास नदी है। बनास नदी पार करने के बाद जाहिन दुर्ग आएगा और इस समय आपके जो जाहिन का रक्षक है, जो जाहिन का प्रशासक है, वो आपके गुरुदास है भाई। कौन है? गुरुदास। हमीर देव चौहान के कोटिय जन यज्ञ चल रहा है तो मतलब मौन व्रत धारण कर रखा है। हमीर देव चौहान इस बार लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी है, इसने आपके 1290 में गुलाम वंश का तख्ता पलट करके ये क्या बने? शासक बने। और 1290-91 के अंदर इन्होंने रवाना होते हैं और रवाना होकर ये बनास नदी के किनारे पहुंचे और फिर आपके जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने बनास नदी पार करके आपके जाहिन दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। आपके जाहिन के प्रशासक गुरुदास सैनी और जलालुद्दीन के मध्य युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में आपके गुरुदास है वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया और इस प्रकार जाहिन जीतने में सफल रहता है। कौन? अलाउद्दीन, वो आपके जलालुद्दीन खिलजी जाहिन जीतने में सफल रहा। जलालुद्दीन का जाहिन पर अधिकार हो गया और आगे बढ़कर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, रणथंभौर की घेराबंदी की, लेकिन वो रणथंभौर के दुर्ग को जीतने में क्या रहा? असफल रहा। और जलालुद्दीन खिलजी को असफल होकर रणथंभौर से क्या करना पड़ा? वापस से लौटना पड़ा, अर्थात वो रणथंभौर नहीं जीत पाया भाई। तो आपके ये रणथंभौर को नहीं जीत पाया। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और उसे रणथंभौर से क्या करना पड़ा? वापस लौटना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर की जाहिन आपके कुंजी जाहिन दुर्ग को जीतने में वो सफल रहा और रणथंभौर दुर्ग को जीतने में वो असफल रहा और निराश होकर जलालुद्दीन की सेना को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। वापस जाते समय रणथंभौर दुर्ग के लिए उसने कहा कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता या नहीं समझता। ये आपके
रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब जलालुद्दीन खिलजी ने इस कथन का सहारा लिया था अपनी पराजय को छुपाने के लिए, लेकिन उसके धीरे धीरे सब लोगों को पता चल गया कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को नहीं जीत सका, वो रणथंभौर को नहीं जीत पाया। और जलालुद्दीन खिलजी तक ये जब बात गई तो वो फिर से क्रोधित हुआ और उसने तय किया कि इस बार वो रणथंभौर को जीतेगा। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर दूसरी बार आक्रमण किया 1292 के अंदर। 1292 ईस्वी में पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया और इस बार जाहिन को जीतने में भी असफल रहा, यानी जाहिन को जीतने में भी उसे सफलता नहीं मिली और उसे आपके हमीर देव चौहान की युद्ध की तैयारियों को देखकर ही जलालुद्दीन खिलजी को बनास नदी के किनारे से क्या करना पड़ा? वापस लौटना पड़ा। यूं कह सकते हो कि जीवड़ो अब की बार तो बनास के किनारे से वापस लौट कर गया, क्योंकि इस बार आपके भीम सिंह और धर्म सिंह बनास नदी के किनारे खड़े हुए थे सेना लेकर लड़ने के लिए। उधर से जलालुद्दीन आता है तो जलालुद्दीन ने देख लिया कि अब की बार तो हमीर पूरी तैयारी के अंदर है और हमीर देव चौहान के दोनों ओपनर बल्लेबाज खड़े हुए हैं। यदि तूने बॉल फेंकी तो इस बार बेटा बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर है। और ये देखकर वो आपके बिना लड़े ही चुपचाप वहां से वापस लौट गया। इस प्रकार हमीर देव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को रणथंभौर में कितनी बार? 2 बार उसे क्या किया भाई? असफल किया। अब 1296 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आपके शासक बना दिल्ली का। और वो एक आपका क्या था? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब आपके अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? इसके क्या कारण है? तो पहला कारण है मीर मोहम्मद शाह व केबरू को रणथंभौर में शरण देना और उनको लौटाने से क्या करना? मना कर देना। दूसरा है आपके अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से मना कर दिया। चौथा कारण है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। इसके बाद में बात करें तो अगला पॉइंट है कि आपके अलाउद्दीन खिलजी और आपके मोहम्मद शाह पर आक्रमण क्यों किया? मोहम्मद शाह ने क्या कर दिया था ऐसा? तो यहाँ आपके चंद्रशेखर की रचना हमीर हट के अनुसार ये घटना है कि अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी मराठा बेगम थी जिसका नाम था चिमना, और अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल नेता, मंगोलों का नेता और सेनापति था कौन? मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह का सहयोगी था जिसका नाम था केबरू। अब ये जो मोहम्मद शाह था, ये मोहम्मद शाह आपके प्रेम करता था किससे? चिमना से। और चिमना इस मोहम्मद शाह ने मिलकर अलाउद्दीन को मारने की योजना बनाई, जिसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को लग गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मीर मोहम्मद शाह को मारना चाहा, लेकिन इसकी जानकारी लग गई किसको? चिमना को। और इस चिमना ने आपके मोहम्मद शाह को दिल्ली से क्या कर दिया? भगा दिया। और मोहम्मद शाह व उसके सहयोगी दिल्ली से भागकर कहां पर आ गए? रणथंभौर में आ गए। रणथंभौर में इनको शरण प्रदान की किसने? हमीर देव चौहान ने। और हमीर देव चौहान ने मीर मोहम्मद शाह व उसके साथियों को रणथंभौर में शरण दी और हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर देके उसे रणथंभौर में सम्मान प्रदान किया और शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने वापस लौटाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर क्या किया था? आक्रमण। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर पहली बार आक्रमण किया था 1299 के अंदर। सेनापति भेजे थे नुसरत खां, उलुग खां और आपके अल्प खां। हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन की सेना को जवाब देने के लिए आपके सेनापति भेजे धर्म सिंह व भीम सिंह। और आपके एक तरफ तुर्क सेना, दूसरी तरफ राजपूत सेना, दोनों के बीच युद्ध हुआ। तुर्क सेना यानी अलाउद्दीन की सेना हारी, राजपूत सेना यानी हमीर देव चौहान की सेना जीती। और अलाउद्दीन की सेना को धर्म सिंह व भीम सिंह ने रणथंभौर से खदेड़कर भगा दिया। अब आपके नुसरत खां और उलग खां हैं, वो अपनी अपनी सेनाओं को लेकर दिल्ली की ओर भाग गए, लेकिन आपके वहीं रास्ते के अंदर
जंगलों में छुप गया कौन? अल्पखा। इधर भीम सिंह धर्म सिंह की सेनाओं ने आपके तुर्कों की सेना द्वारा छोड़े गए माल को लूटा और उसे लूट लाट कर वो सारा इकट्ठा करके भीम सिंह ने धर्म सिंह को दे दिया और धर्म सिंह से कहा कि आप लूट का सामान लेकर रणथंभौर चले जाओ। धर्म सिंह ने रुकने का प्रयास किया लेकिन भीम सिंह ने हट पकड़ लिया, इसलिए धर्म सिंह को लूट का माल लेकर रणथंभौर जाना पड़ा और वो लूट का माल लेकर रणथंभौर चला गया। धर्म सिंह वहीं युद्ध मैदान में रुका और उन्होंने तुर्कों के वापस लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब उसे तुर्क सेना आते हुए दिखाई नहीं दी, नजर नहीं पड़ी, तो वो भी अपनी सेना को लेकर रणथंभौर की ओर आगे बढ़ा। लेकिन पीछे से भीम सिंह की लौटती सेना पर अल्प खां ने क्या कर दिया? धोखे से आक्रमण कर दिया और फिर आपके दोनों के बीच में जो युद्ध है वो आपके दोनों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, जिसे कहते हैं अपन हिंदू घाटी का युद्ध भाई। उसके बारे में जो चर्चा है वो करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद भाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई।